सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम हिमांशु है और ये कुंडली आई है औरैया उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले बताऊंगा भगवान मनु की मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अद्भुत बात कही है। हम मनुष्यों का जो जन्म होता है वो जन्म होने के तुरंत बाद हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋणों का दबाव बढ़ जाता है। पहला, उसे दबाव ही कहेंगे क्योंकि जब तक आप उससे मुक्त नहीं होंगे वो आपको परेशान भी करता रहे और तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति आपको नहीं होती है। ये जीवन का जो चक्र है ये ऐसे ही मुक्त तभी होता है जब आप इस खेल से पूर्ण होने लगते हैं। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि कौन बनेगा करोड़पति का ये एक गेम है और आप हॉट सीट पे बैठ करके एक चरण पार करते हैं, दूसरे चरण पे पार करते हैं, फिर तीसरा, ऐसे करके विभिन्न चरण उसके बने होते हैं और जैसे जैसे आप पार करते हैं वैसे वैसे आप चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। पर जीवन का जो खेल है वो इसमें ये कहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस साइकिल को पूरा करिए। और ये साइकिल पूरा होता है आपके विभिन्न प्रकार के जो ऋण हैं, जैसे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों से जब आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब आपका जो अंतःकरण है जब तभी मोक्ष को प्राप्त करता है जब आप इन 3 ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऋण देव ऋण होता है, जिससे मनुष्य, ये कार्यक्रम आप लोगों को सबको दिखाना चाहिए और ये समझने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति देव ऋण से तब मुक्त होता है या पूर्ण होता है जब वो अपने जीवन में व्रत करता है, उपवास करता है और देवताओं के लिए यज्ञ करता है, उन्हें हविष्य देता है, हविष्य प्रदान करता है और साथ ही साथ उनके निमित्त दान करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में इन सभी चीज़ों का और कर्मों का आह्वान नहीं होता वो देव ऋण से पूर्ण नहीं होता और वो कभी मोक्ष की गति को प्राप्त नहीं करता है। मोक्ष मतलब जीवन और मरण का जो साइकिल है उसमें आप लगातार लिपट नहीं रहे हैं। मुक्त हो गए मतलब गेम से क्विट कर गए, आप जीत गए, उसे ही मोक्ष होता है। दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण, जिसके अंतर्गत जब आप योग्यता के आधार पे, मतलब ब्रह्मसूत्र की, जब आपके कंधे पे ब्रह्मसूत्र आ जाए, ब्रह्मसूत्र जिसको बोलते हैं ना यज्ञोपवीत धारण करने और विभिन्न संस्कारों से संस्कारित होने के बाद जब आप वेदाध्ययन करते हैं और शास्त्र का अध्ययन करते हैं और विभिन्न प्रकार से अपने किसी भी तरीके से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट होने से बचाते हैं, तब आप ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। आपका ब्रह्मचर्य हमेशा ही बचा रहना चाहिए। उसके भी नियम होते हैं कि कब किसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है और किस प्रकार से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन और वेदाध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करने से व्यक्ति के ऊपर से ऋषि ऋण की मुक्ति होती है। और तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण, जिसमें तर्पण करना और अपने पितरों के निमित्त दान करना और साथ ही साथ गृहस्थ जीवन में अपने आप को रख करके पुत्र की उत्पत्ति करने से पितृ ऋण की मुक्ति होती है या पितृ ऋण से मुक्ति होती है। क्लियर है? देव ऋण कैसे? व्रत और उपवास से। ऋषि ऋण कैसे? ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययन से। और बार बार भूल जा रहा हूँ, तीसरा जबान पे भूल जाता हूँ बार बार। पितृ ऋण में उसमें अपने पितरों के निमित्त दान करना, उन्हें तर्पण करना, उनके निमित्त तर्पण करना और साथ ही साथ पुत्र संतति की प्राप्ति करना, जिससे इन तीनों ऋणों से व्यक्ति मुक्त होता है। आइए अब विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग। इनका जन्म भाद्रपद माह में हुआ है, जिसमें जन्मा जातक बड़ा ही सुंदर और सुहृद नेचर का होता है, मतलब अच्छाई उसमें भरी होती है। इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, इस वजह से सूर्य का प्रभाव कमजोर होगा। शरद ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से आलस्य होगा, आलस्य को त्यागना है। शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं, इस वजह से संतान उत्पत्ति में बाधाएं हो सकती हैं, हालांकि व्यक्ति बोलता बड़ा मधुर है। गुरुवार को जन्मे हैं, इस वजह से गांभीर्य है और लंबी छरहरी काया का व्यक्ति मालिक होता है। गुरुवार को जन्मे होने से व्यक्ति में गंभीरता के साथ साथ वेद अध्ययन और शास्त्र को समझने की कला और शक्ति भी है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं।
अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये यहाँ तक, उसके बाद भी अगले कृष्ण पक्ष के अष्टमी, नवमी तिथि तक के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस आधार पे व्यक्ति का जो धन होगा वो निस्संदेह सरकारी क्षेत्रों से, पिता से, राजा से, राजकीय नौकरियों से और पिता के सुख से होता हुआ आता है। इसके आगे अगर बढ़ूंगा तो इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, जिसके कारण आरंभ में कोई भी काम बनता है, पर व्यक्ति अगर उसमें डट जाए तो निश्चित रूप से बहुत भारी सफलता अर्जित भी करता है। सौभाग्य योग में जन्मे हैं, इस वजह से भाग्यशाली होने का योग लगेगा। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, सुख पाने की आशा और इच्छा, महत्वाकांक्षा और दबंगपनई स्वभाव में घुस जाता है। ये इतनी सारी चीजें हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बड़े अच्छे हैं, गुरुवार का दिन बड़ा अच्छा है, व्यक्ति को ऊंचे कद का बनाता है, ऊंचे सिंहासन पे ले जाकर के अधिकारी बना देता है, सुख का सागर व्यक्ति के जीवन में उमड़ता घुमड़ता रहता है, संतान से कभी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती। पर यहाँ अब आते हैं आपकी कुंडली पे। ये धनु लग्न की कुंडली बनी है, लग्न में ही चंद्रमा बैठे, यानी कि धनु लग्न और धनु राशि। अब इस आधार पे इनको जब कभी भी राशि फल देखना है तो वो धनु राशि से देखना है, क्योंकि चंद्रमा भी धनु राशि के हैं और राशि भी लग्न में जो बनी है वो धनु की बनी है। इसका अर्थ होगा कि ये कुंडली धर्मार्थ, धर्म के लिए, सदाचरण के लिए, शास्त्रार्थ के लिए, शास्त्रों के पठन पाठन के लिए जिम्मेदार है और उसकी वो पूर्ति करनी चाहिए। लग्न के अधिपति केंद्र में अपने परम मित्र सूर्य के संग, जो भाग्य भाव के अधिपति होकर के दशम स्थान में केंद्र त्रिकोण का योग लगा रहे हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाग्य भाव के अधिपति अगर दशम में बैठते हैं तो व्यक्ति को सरकार से फायदा देते हैं और आर्थिक पक्ष मजबूत रहता है। साथ ही साथ गुरु जो भाग्य भाव के कारक होते हैं, भाग्य के अधिपति के संग बैठ गए दशम स्थान में बुध के संग, तो कोई भी ग्रह जो अपनी राशि का बैठा है तो ये इस भाव को बलवान करेगा। लग्नेश दशम स्थान में, इसका अर्थ है कि व्यक्ति केंद्रित है कारोबार को लेकर के, और सूर्य यहीं बैठे हैं, इस वजह से इसका अर्थ ये भी होगा कि वो सदाचरण से युक्त अच्छे कामों से व्यक्ति धन कमाता है। पर अब यहां पे प्रश्न उठता है कि आपके जन्म कुंडली में धन भाव में कौन सी राशि बनी है। तो इनकी कुंडली के धन भाव में बनी है मकर राशि। धन भाव में विभिन्न राशियों के अलग परिणाम और फल होते हैं। तो जन्म कुंडली के धन भाव में बनी है मकर राशि, जिसके अधिपति इस कुंडली में स्वग्रही होकर के पराक्रम करवा करके व्यक्ति को मेहनत करवाएंगे। और धन भाव में जब मकर राशि का निर्माण होता है और उस पे गुरु की दृष्टि नीच की पड़ रही है, मंगल की उच्च की और केतु की सामान्यतया सामान्य से भी ज्यादा अच्छी राशि पड़ रही है दृष्टि, यानी कि मंगल की उच्च, गुरु की नीच और केतु की मित्र दृष्टि पड़ी। और साथ ही साथ जब धन भाव में मकर राशि का निर्माण होता है तो व्यक्ति प्रपंच करके भी धन कमा लेता है, राजा से सुख प्राप्त करता हुआ धन कमा लेता है। इसके अतिरिक्त वो विदेश घूम करके विदेशी कारोबार करके भी धन कमा लेता है। प्रपंच और घूम करके धन कमाएगा, क्योंकि धनेश तृतीय भाव में बैठे हैं, मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से व्यक्ति उसमें अपना दिमाग लगा करके अपनी योग्यता और क्षमता से ज्यादा धन कमा लेता है। लेकिन इस कुंडली में धन कमाने के लिए मशक्कत बाकी रहेगी, क्योंकि धनेश तृतीय भाव में बैठे हैं और धन भाव के अधिपति शनि के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। शुक्र देख भी रहे हैं तो ऋणेश होकर के देख रहे हैं, मतलब छठे भाव के अधिपति ने तीसरे भाव को देखा है। लाभ भाव के अधिपति का नवम में आना महाभाग्यशाली योग होगा। एकादशवें भाव में मंगल का बैठना और पंचम भाव को देखना, तो पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ गई और मंगल की भी दृष्टि पड़ गई और इस भाव के ठीक आगे केतु बैठ गए। अब जरा समझ के देखिए तो यहाँ पे शनि और मंगल का प्रभाव हो गया। इस भाव के अधिपति मंगल ने इन्हें देखा है, इस वजह से संतति तो अवश्य प्राप्त होगी पर विलंब संभव है। क्लियर है? तो ये बात मैंने धन भाव के बारे में कही कि व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों से, पिता के सहयोग से घूम करके विदेशी धन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके और मार्केटिंग करके धन आसानी से कमा सकता है। अब ये जिस क्षेत्र में आते हो आप वो क्षेत्र उठाइए और उस क्षेत्र से जुड़ करके, आमतौर पे हम लोग जब कभी भी आगे बढ़ते हैं धन कमाने के लिए तो ये विचार किए बिना ही आगे बढ़ जाते हैं कि चलो ये चीज़ है, ये यहाँ पे ये नहीं है, ये दुकान यहाँ नहीं है तो ये दुकान खोल देते हैं तो बड़ा अच्छा चलेगा। तो एक वक्त के आने के बाद वो दुकान बाजार में भर जाती है, फिर आपका जो व्यापार है वो कमज़ोर होने लगता है।
या फिर कई बार जब आपका कोई भी कारोबार आप शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपने भले कुंडली ना देखी हो, पर वो दशा और आपका कारोबार बिल्कुल मैच कर जाते हैं। इस वजह से आपका जो कारोबार है वो बहुत अच्छा चलता है। पर जैसे दशा बदलती है तो कारोबार टफ हो जाता है, इसलिए क्योंकि अब उस ग्रह का जो आपके ऊपर से पहले घूम रहा था, अब उसकी स्थिति आपके सापेक्ष में बदल गई। इसी कारण से व्यापार कमजोर हो जाता है। ये सब चीजें काम करती हैं। तो ये यहाँ पे बात है। धन भाव के अधिपति बहुत बढ़िया ठीक बैठे हैं, कम से कम वो आपको कम्युनिकेटिव और बाजारू बनाएंगे और कम से कम बाजार की समझ रखने वाला भी बनाएंगे। इस कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के और बुध की नीच दृष्टि के साथ गुरु और सूर्य जैसे दो ग्रहों का प्रभाव, साथ ही साथ एकादशवें भाव में मंगल की दृष्टि धन भाव पे बहुत अच्छी और पंचम भाव पे बहुत अच्छी है, साथ ही साथ यहाँ के लिए थोड़ी कमजोर है। लेकिन 12वें भाव पे शनि, राहु और मंगल का प्रभाव, इस वजह से एक ही साथ सारा पैसा बाहर नहीं लगाना चाहिए, उससे नुकसान होता है। व्यापार को लेकर के तीखी बहस नहीं करनी चाहिए। बाजार में बने रहने के लिए अपने आप को डिप्लोमेट बना करके रखना होगा। सबके साथ मैत्री करके आप काम करेंगे, क्योंकि ये धनु से प्रभावित है तो कई बार व्यक्ति सत्य बोल करके अपना काम बिगाड़ देता है और कई बार वो उच्च दार्शनिकता के प्रभाव में आने के कारण उसका कारोबार नुकसान में भी जाता है। अब इनकी कुंडली में बात आती है कि नौकरी करनी चाहिए या फिर व्यापार। तो सबसे पहले चंद्रमा चूंकि शुभ ग्रह हैं, गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं, सूर्य स्थिति में ठीक है, बुध भी जन्म कुंडली में बहुत बेहतर स्थिति में है, मंगल का प्रभाव परिणाम भाव पे बड़ा अच्छा है, शनि स्वग्रही होकर के बड़े अच्छे स्थिति में बैठे हैं। पर इन सबके पास नवांश और दशमांश में बल कैसा है? नवांश कुंडली में भी मेष लग्न की कुंडली बनती है, सूर्य एकादशवें भाव में बैठे हैं और यहाँ वो बनते हैं पंचम भाव के अधिपति, जहां पंचम भाव में गुरु और बुध बहुत अच्छे हैं और कम से कम सूर्य की दृष्टि यहां पड़ रही है। कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति में निराशाजनक स्थिति यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी शनि उच्च के हैं। यहां पे शुक्र धन भाव के अधिपति होकर के बैठ रहे हैं तीसरे में। यहां मंगल अपनी राशि के बैठ रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी बात होगी। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो चंद्रमा बैठे थे लग्न में धनु के, वो यहाँ चंद्रमा बैठ गए अपनी राशि के। यहाँ शनि जो अपनी राशि के बैठे थे वो यहाँ उच्च के हो गए। उच्च के ग्रह के साथ राहु भी उच्च का फल करे। यहाँ पे गुरु जो बैठे हैं वो मित्र की राशि में बैठे हैं और सूर्य उन्हें देख रहा है पंचमेश पंचम को, यहाँ भी देख रहा था, पंचमेश पंचम को यहाँ भी देख रहा है। यहाँ भी गुरु केंद्र में है, यहाँ पे गुरु त्रिकोण में आ रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा स्वग्रही और शुक्र शुभ ग्रह की राशि में शुभ भाव में, मंगल स्वग्रही। इसका अर्थ है कि इस कुंडली से मजबूती नवांश कुंडली को भी मिल रही है। अब तीसरे नंबर पे लग्न में धनु राशि का बनना, यहां भी धनु राशि का बनना, राशि का अधिपति द्वितीय भाव में बुध जैसे ग्रह के साथ जो दशम भाव का अधिपति है। दो चीजें, सबसे पहले सरकारी नौकरी और दूसरे नंबर पे अपना कारोबार। ये कुंडली प्राइवेट नौकरी वाली नहीं है। क्लियर है? शुक्र अपनी राशि के, मंगल अपनी राशि के, सूर्य मित्र की राशि में और चंद्रमा इनके सन्निकट अपनी ही राशि के यहां पे भी। इस वजह से इस कुंडली का करियर कमजोर नहीं है। हाँ, गड़बड़ी कहाँ हो रही है? क्योंकि केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है और साथ ही साथ लग्न और दशम के अधिपति एक साथ बैठ करके ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति अगर अपने कारोबार को लेकर के पॉजिटिव हुआ तो निश्चित रूप से उसको एक अच्छा करियर और रोल मॉडल बन जाने वाला योग बना करके बैठे हैं, जिसमें अगर नौकरी करनी है तो पढ़ाने का, आप शिक्षक अच्छा बन सकते हैं। आपकी कुंडली में प्रोफेसर, लेक्चरर और वैज्ञानिक बनने का योग है। आपकी कुंडली में बैठ करके दिमाग लगाने का योग है। आप उदाहरण दे रहा हूं कि आप पढ़ाने में एक ऐसे विषय के अध्यापक बन सकते हैं जो, अगर आप लाइब्रेरियन भी बनेंगे तो आप सोच के देखिए कि बैठा हुआ है, उसको दिमाग से काम करना है। प्रपंच और घूम करके धन कमाने का योग यहां से बन रहा है। अगर नौकरी नहीं मिली तो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें मार्केटिंग पॉलिसी ज्यादा हो। बैंकिंग और फिनेंस इस कुंडली में बन सकता है। इस कुंडली में टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित नौकरी की जा सकती है। बैंकिंग भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी है। पढ़ाने का योग भी आपकी कुंडली में अच्छा लगा हुआ है। ये बात तो इतनी बताई मैंने। पिता का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है। धर्म पक्ष बहुत बढ़िया है और मंगल 12वें भाव से पहले एकादशवें भाव में तुला के बैठे हैं। इस वजह से अपने आप को विवाह में जाने से पहले निश्चित रूप से संपूर्णतया कुंडली का मिलान आवश्यक होगा। वैसे नवांश और दशमांश आपकी कुंडली में से दशमांशा में रिलेटिवली अगर कहें तो वो संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बन रहा है, जिसके कारण जिसके कारण करियर वाला क्षेत्र थोड़े देर से एनर्जाइज होगा।
धन अवश्य है इस कुंडली में करियर से, लेकिन विलंब से है। अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, जो इस कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं। ये अवस्था व्यक्ति को आयु संपन्न तो बनाती है, पर निसंदेह कंफ्यूज भी करती है, और कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सतत तरीके से समायोजन नहीं कर पाता है। ये इतनी सारी चीजें। अब आपको नक्षत्र पे लेके आता हूं। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर उनका बल बढ़ेगा, क्योंकि वो उत्तरा फाल्गुनी में है, अपने ही नक्षत्र में बैठेंगे। चंद्रमा का प्रभाव आपकी कुंडली में कंफ्यूज कर रहा है आपको, और कई बार आपको बहुत ज्यादा धार्मिक बना रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनि राहु का प्रभाव 12वें भाव पे है, गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा बैठा हुआ है। गुरु और बुध आपकी कुंडली में आपकी धार्मिकता की बढ़ोतरी करने वाले हैं, साथ ही साथ सांसारिक सुखों की वृद्धि करने वाले हैं। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति कंफ्यूज भले हो रहा है, हालांकि चंद्रमा के ऊपर किसी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। गुरु से केंद्र में है, तो चंद्रमा से अगर गुरु केंद्र में है तो निस्संदेह कुंडली बहुत मजबूत बनेगी, और व्यक्ति यशस्विता के वर्ग को लेकर के बैठा हुआ है। आगे बढ़िए। गुरु से चंद्रमा केंद्र में, लग्न में चंद्रमा, लग्न से केंद्र में गुरु, गुरु से केंद्र में या गुरु के संग सूर्य बैठे हैं, तो व्यक्ति की मौलिकता कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको कहूं तो मंगल का जो प्रभाव हो रहा है वो अपने ही नक्षत्र के बैठे हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य भी अपने नक्षत्र में और मंगल भी अपने नक्षत्र में। डिग्री के हिसाब से सूर्य और मंगल और चंद्रमा में चंद्रमा ज्यादा बलवान हो रहे हैं और केंद्र में बैठे हैं। तो मैंने ये बात पहले भी बताई है कि लग्न, धन, तृतीय, नवम, सप्तम और एकादशवें के चंद्रमा बड़े अच्छे माने जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लग्न, तृतीय, द्वितीय और एकादशवें के साथ नवम में इन भावों के चंद्रमा बड़े ही जातक को लाभान्वित करने वाले होते हैं। अगर वो शुभ ग्रह हो, गुरु से केंद्र में हो, तो और भी कहने की बात नहीं है। शुक्र से चंद्रमा का केंद्र में होना, अपने भाव से 10 घर आगे गुरु का होना, अपने भाव से 3 घर पीछे लेकिन भाग्य में जाना, ये अपने आप में अच्छा योग बनेगा, महाभाग्यशाली। पंचम भाव के अधिपति का पंचम को देखना, पंचम भाव पे शनि की दृष्टि परिणाम से विलंब या परिणाम से दूरी बना देते हैं। गुरु के साथ बुध का बैठना लग्नेश दशमेश का एक साथ लक्ष्मी संपन्न योग बना देगा। क्लियर है। मंगल के बाद अगर बुध की बात करेंगे तो आपकी कुंडली में बुध आपको कम्युनिकेटिव बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत बड़ा दिमाग वाला भी बना रहे हैं। वो ढलान पे है, इस वजह से अपनी वाणी पे और भी ज्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता है और निस्संदेह बालकपन से किनारे होइए, अपने आप को और भी ज्यादा समझने वाला बनाइए और समझदार बना सकते हैं। अपनी वाणी को और भी ज्यादा लोच प्रदान करिए और वक्त के हिसाब से, समय और व्यक्ति के हिसाब से अपनी वाणी निकालने की आवश्यकता है। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा साहसी और अदम्य साहस वाला बना रहा है। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए धर्माचरण करने वाला, धर्म और वेद शास्त्रों को समझने वाला और निपुण बना देते हैं। उसके बाद शनि आपकी कुंडली में आपके प्रभावों में कमजोरी देने के साथ साथ सरकारी नौकरी का सुख देने वाला बन रहे हैं। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर, राहु जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति शनि उन्हें देख रहा है और उनके ठीक पीछे मंगल, और उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पर राहु से केंद्र में शुक्र और केंद्र में उनका परम मित्र, इस वजह से ये कुंडली राहु को बल देगी। हालांकि 12वें भाव के राहु नीच के बैठे हैं, लेने देने से बचिएगा, किसी भी नुकसान से बचने की आवश्यकता इस कुंडली को रहेगी। ऋण मुक्ति में दिक्कत ना हो, इस वजह से किसी को देने में और लेने से सावधान रहना चाहिए। इस कुंडली के लिए अंक हमेशा से बहुत अच्छा रहेगा 7। दूसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए रविवार और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए मेष, सिंह और तुला की राशियां बहुत अच्छी रहेंगी। विवाह कभी भी करना होगा तो आपकी कुंडली के आधार पे कन्या राशि बहुत अच्छा रहे, धनु राशि बहुत अच्छा रहे और उसके अतिरिक्त सिंह राशि की जातिकाएं बहुत अच्छी रहेंगी। विवाह की दिशा पश्चिम बहुत अच्छा रहे, धन कमाने के लिए पश्चिम दिशा बहुत अच्छी रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नक्षत्र के आधार पर चित्रा, मघा, रोहिणी, अनुराधा और स्वाति और भरणी और विशाखा, ये कुछ नक्षत्र आपकी कुंडली के लिए अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ श्रवण और हस्त भी अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ के आपको बता देते हैं तो होरा कुंडली में और दशमांसा कुंडली और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट में संतान का सुख आपकी कुंडली में 100% है, पर गुरु जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे नीच की दृष्टि डालेंगे तो कई बार व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में दिक्कत करवा सकते हैं, क्योंकि शनि और मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं और गुरु की द्वितीय भाव पे दृष्टि कमजोर है। पंचम भाव से वो द्विद्वादश के संबंध में जा रहे हैं, इस कारण से संतान उत्पत्ति में बाधाएं
उपस्थित हो सकती हैं। शुक्र नीचाभिलाषी हैं, इस कारण से ये बात और भी बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ है कि बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। पिता और माता में से आपकी कुंडली माता के स्वास्थ्य को कमजोर और पिता को मजबूत, पर पिता कई बार सर्वभक्षी भी हो जाते हैं। वो कई बार नियम में बंधने वाले नहीं होते, हालांकि कई बार उनमें प्रामाणिकता और जो बात कह दी उस पर बने रहने का योग ज्यादा है, मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूत दृढ़ ध्रुव योग की भांति। बाकी की कुंडली के आधार पे आपका कारोबार हमेशा ही अच्छा चलेगा, पर सबसे पहले आपको सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दशाओं में सूर्य और राहु और केतु, इनकी दशाएं आपके जीवन को कभी कभी कष्ट में और अपनी संपूर्ण दशा काल में थोड़े बहुत परेशानी के साथ बीतने वाली बनेंगी। इसके अतिरिक्त शनि, मंगल, बुध, गुरु, चंद्रमा और शुक्र, ये जो ग्रह बनेंगे ये आपको मेहनत करवा करके धन देंगे, और उसमें भी मंगल और गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा दशाओं में। बाकी शनि, बुध, चंद्रमा और शुक्र की दशाएं मेहनत करवा करके, रगड़ खा करके, खिला करके तब धन देने वाली होती हैं। इस कुंडली में सबसे अच्छी दशा सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और चंद्रमा की रहेगी। इसके अतिरिक्त, जिसमें चंद्रमा थोड़े कमजोर, इसके अतिरिक्त इस कुंडली में कमजोर दशाओं में मंगल के अंतिम वाली दशा, मंगल में चंद्रमा, चंद्रमा में मंगल, चंद्रमा में शुक्र, चंद्रमा में शुक्र और शुक्र में शनि, शनि में शुक्र, शुक्र में चंद्रमा, और साथ ही साथ चंद्रमा में बुध, बुध में मंगल, मंगल में चंद्रमा और चंद्रमा में बुध। ये प्रत्यंतर तक की बात मैंने बताई, ये कमजोर रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।